हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता ही है कि एग्ज़ाम्स में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डील करना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़े थोड़े करके जो भी इम्पॉर्टेंट MCQ बन सकते हैं इकोनॉमिक्स के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस हमने डाले आपके लिए, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप NCERT के साइंस को कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी क्लासेस चल रही है स्पेशल साइंस के लिए, जो कि बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। थ्योरी, MCQ, शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो सब कुछ आपको कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से भी, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। लॉगिन वगैरह करके आप जा करके पेड कोर्स में NCERT साइंस का जो बैच है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है कि भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। इसको क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति कौन बनाता है, कौन लागू करता है, कौन नियंत्रित करता है, या फिर मौद्रिक नीति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये तरह के तमाम क्वेश्चंस बनते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी RBI जो है वो मौद्रिक नीति को बनाता है, नियंत्रित करता है। यहाँ पे हम पढ़ पाएंगे कि भारत में मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति समिति को मौद्रिक नीति तैयार करने में भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो RBI के गवर्नर होते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि मांग का नियम अभिव्यक्त करता है। मांग का नियम क्या अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन का उसकी मांग पर प्रभाव। सही आंसर हमारा ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ग्रामीण बैंकों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप 5 ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक स्थापित किए गए थे। कब कब किए गए थे। तो 1975 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 1975 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है। विकसित देश की जनसंख्या का अभिलक्षण नहीं है। तो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि गलत है। ठीक है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत ही सिंपल सा है, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन ये है। तो देखिए, आपको पता है कि 3 जो पंचवर्षीय योजना थी लगातार चली थी, लेकिन उसके बाद 66 से 69 तक 3 वार्षिक योजना, यानी जिसे हम योजना अवकाश के रूप में भी जानते हैं। तो 66 के बाद तो 3 वर्ष गैप रहा, 69 से 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना 66 से 71 गलत है। नेक्स्ट आता है कि निक्षेप सेवाएं। निक्षेप सेवाएं किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, निक्षेप सेवाएं हम उसे कहते हैं। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर बनेगा, प्रतिभूतियों को सुरक्षित रखने के लिए एक एजेंसी, उसी को कह सकते हैं निक्षेप सेवाएं। ऑप्शन सी। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन सी होती है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता कौन सी होती है। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, फर्म। ठीक है, फर्म यहाँ पे करेक्ट होगा। फर्म होता है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्राहिता, फर्म होता है। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था। तो ये किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा। ऑप्शन सी, एडम स्मिथ। यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि श्रम विभाजन की अवधारणा को आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक और प्रतिष्ठित संप्रदाय के प्रणेता एडम स्मिथ ने पेश किया। श्रम विभाजन का मतलब है किसी काम को कई भागों में या फिर छोटी प्रक्रियाओं में बांटना। ये छोटी प्रक्रियाएं अलग अलग व्यक्तियों या समूहों द्वारा की जाती है। श्रम विभाजन से बड़े काम को कुशलता से करने में मदद मिलती है। तो आप जनरली जानते हैं जैसे कि टीम वर्क क्या होता है। श्रम को विभाजन करना मतलब एक काम को मिलजुल करके करना, तो उसी को यहाँ पे कहा जाता है। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। एकाधिकार किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। तो मांग लोच करेक्ट होगा। ऑप्शन डी, मांग लोच। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या है।
तो राइट आंसर बनेगा खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जैसे कि पढ़ेंगे कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का तरीका और परिणाम सामाजिक जरूरतों के आधार पर तय होगा, न कि व्यक्तिगत लाभ के आधार पर, अर्थात खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास पर बल देना। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित कर किसके द्वारा होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित किसके द्वारा होती है। तो ये मांग और पूर्ति, ठीक है, मांग और पूर्ति यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न है कि यदि किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच हो और धनात्मक मूल्य लोच हो तो वह कैसा माल है। किसी मांग की ऋणात्मक आय लोच हो और धनात्मक मूल्य लोच हो तो वो एक माल जो है वो घटिया माल है। यहाँ पे ऑप्शन डी बन जाएगा। घटिया माल के संदर्भ में किसी माल की मांग की ऋणात्मक आय लोच होती है, साथ ही धनात्मक मूल्य लोच होता है। अगला है कि रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। तो ध्यान देना है कि इनके अनुसार अर्थशास्त्र जो है वो मानकीय आदर्श विज्ञान और सकारात्मक विज्ञान दोनों है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा, ए और बी दोनों, मानकीय आदर्श विज्ञान और सकारात्मक विज्ञान। अगला प्रश्न आता है कि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग क्या होगा। जब उसकी कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग भी गिर जाएगी। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, मांग भी गिर जाएगा, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस की जनसंख्या के बारे में विचार कैसा है। यानी माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, जनसंख्या सिद्धांत माल्थस था, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो माल्थस के जनसंख्या के बारे में इनका जो विचार था वो निराशावादी था, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि पूछा जा सकता है कि एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसने लिखा था। तो माल्थस ने लिखा था 1978 में। जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने इस पुस्तक में किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा वह भी बताया गया कि प्रकृति बढ़ती जनसंख्या को अपनी संसाधनों के अनुरूप नियंत्रित करती रहती है। माल्थस ने जनसंख्या के संबंध में अत्यंत निराशावादी दृष्टिकोण रखा। इसके अनुसार जनसंख्या बढ़ोतरी ज्यामितीय तरीके से बढ़ती है। तो ये कुछ इनके बारे में तथ्य था। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होगा। एकदम वीवीआई प्रश्न, ध्यान दीजिएगा कि यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे औसत लागत में जो भी परिवर्तन होता है सीमांत लागत में भी वही परिवर्तन होता है। तो औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत भी क्या होगा, उच्च दर पर गिरती है। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा, उच्च दर पर गिरती है। देखिए यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ पाएंगे कि सीमांत लागत अर्थात उत्पादित वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की लागत और औसत लागत का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है। जब कुल औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत भी बढ़ता है। जब औसत लागत का वक्र उत्पादन में वृद्धि के कारण कम हो जाता है तो सीमांत लागत भी कम हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है। उत्पादन फलन जो है वो किसके बीच संबंध है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, उत्पादन और उत्पादक कारक के बीच उत्पादन फलन एक संबंध होता है। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। सामान्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। तो लियोन वालरस ने प्रस्तुत किया था। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, इन्होंने 1874 ईस्वी में सामान्य संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वर्ष 1933 में अर्थशास्त्र में माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रैगनर फ्रिक्स, ठीक है, ऑप्शन ए रैगनर फ्रिक्स। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि वर्ष 1933 में उन्होंने माइक्रो और मैक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था और उनको 1969 में अर्थशास्त्र विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी नोबेल प्राइज़ पाने वाले अर्थशास्त्र में सबसे पहले व्यक्ति थे ये। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या फिर थे। उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक थे।
तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें कि भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे तो ये तीनों थे, दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। ये तीनों लोगों ने आलोचना की थी। तो यहाँ पे 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। सामान्य कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है? कारण या कारणों से हो सकती है। तो देखिए, द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि, उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट और प्रभावी मांग में वृद्धि, इन तीनों के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा 1, 2, 3। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस कमेटी ने दी थी? आयकर अधिनियम धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने की अनुशंसा किस समिति ने दी थी? तो केलकर समिति ने दिया था। केलकर समिति यहाँ पे होगा। इन्होंने 2015 में, देखिए ध्यान दीजिए, कि जिस समिति ने भारत में आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत छूट को समाप्त करने की सिफारिश की, वह केलकर समिति थी। इस समिति का गठन 2015 में किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान जो स्टार्ट हुआ था, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, 2000 से 2001। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? तो सही आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन हमारा सी, 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? किस प्रकार की जनसंख्या जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति मानी जाती है? तो शिक्षित हो और स्वस्थ जनसंख्या हो तब माना जाता है कि वो एक अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। मानव पूंजी किसका घोतक है? मानव पूंजी किसका घोतक है? तो सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे बी बनेगा, निपुणता और उत्पादन ज्ञान का भंडार। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी को टिक करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह की डेली न्यू कंटेंट देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है? तो बेसिकली 2 प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः हमें शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है? किस प्रकार की जो जनसंख्या होती है वो अर्थव्यवस्था पर एक भार होता है। ऊपर में हमने क्या देखा था कि किस प्रकार की जो जनसंख्या होती है वो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति मानी जाती है। तो शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या तो परिसंपत्ति मानी जाती है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर एक भार माना जाएगा जब वो जनसंख्या अशिक्षित भी हो और अस्वस्थ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा सही आंसर। तो ध्यान देना, दोनों तरफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप किस प्रकार का है? भारत में आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का? आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय, ये भी याद रखिएगा। और आर्थिक नियोजन का जो स्वरूप है विकेंद्रीकृत भी है, दिशा निर्देशात्मक भी है, समाजवादी और पूंजीवादी भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं? भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य क्या रहे हैं? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी सही आंसर हमारा ऑप्शन डी बनेगा, जैसे कि आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता करना, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी लाना, गरीबी उन्मूलन और आधुनिकीकरण करना, ये आर्थिक नियोजन का प्रमुख उद्देश्य रहा। अलग अलग पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये सब कुछ शामिल किया गया। तो यहाँ पे डी हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत किसने किया था? भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया यहाँ पे करेक्ट होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए आप उस पर जाकर के हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी आप टॉपिक्स देखना चाहते हैं तो नीचे टॉपिक का नाम आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।